नमस्कार, डीजीएन न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल अब इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग बन चुकी है। जिस अंदाज में कल मुकाबला खेला गया और उसका नतीजा आया, निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय तक ये मुकाबला हमारे जहन में रहने वाला है। खास तौर पर तारीफ करना होगी कि पंजाब के खिलाफ जिस तरीके से तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने टीम के लिए अपना त्याग दिखाया, उसके कारण पंजाब की टीम एक बार फिर आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गई है। और ये वही पंजाब है जिसका यूएई में रिकॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं रहा है, क्योंकि अधिकांश समय ये टीम कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पर मैच से बाहर हो गई है। और यही वजह है कि कोच अनिल कुंबले ने भी इस हार के कारण बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर की है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है आज के मैच में, क्योंकि आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल से। दिल्ली कैपिटल एक ऐसी टीम है जिसने फेज 1 में इस साल के आईपीएल के जो पहला फेज था उसमें शानदार प्रदर्शन किया और अपने आखिरी मुकाबले में भी जीत दर्ज की थी। तो ये शानदार खिलाड़ियों से सजी टीम दिल्ली कैपिटल चाहेगी कि जिस अंदाज में पहला फेज खत्म किया था उसी अंदाज में दूसरे फेज की शुरुआत की जाए। दूसरी तरफ परेशान दिखाई दे रही सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में सबसे नीचे है और यहां से करो या मरो की स्थिति है। एक भी मुकाबला हारे मतलब टूर्नामेंट से बाहर होने की स्थिति में ये टीम आ जाएगी। बेस्ट तो नहीं है, ये बड़ा झटका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं T20 मैच है, सब कुछ संभव है जैसा कि हमने कल देखा। और इसी बीच एक थोड़ी सी निराशाजनक खबर हमारे सामने आई है कि सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण कुछ खिलाड़ियों के साथ टीम के स्टाफ यानी 6 सदस्यों को फिलहाल एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि इसका कोई भी असर इस मुकाबले पर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि बायो बबल के बावजूद भी कोविड ने यहाँ आईपीएल में यूएई में भी प्रवेश कर लिया है। ऐसे तमाम विषय है जिस पर चर्चा के लिए एक बार फिर हमारे खास अतिथि हमारे साथ बतौर मेहमान मौजूद हैं। सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट है और आप उन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानते भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, श्री पल्लव विजयवर्गीय जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंडो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर टीम के सिलेक्टर है सर, और क्रिकेट से बहुत पुराना इनका ताल्लुकात है। तो तमाम विषयों पर हम उनसे भी जानकारी और अपडेट्स लेना चाहेंगे। सर, मैं आपसे शुरू करता हूं। पहले तो ये जो थोड़ी सी निराशा रही है, टी नटराजन पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 दिन में हर दिन टेस्ट होना है और उसी के कारण पता लगा है कि वो पॉजिटिव। डेफिनेटली मैं तो ऐसा कहूंगा कि सनराइजर हैदराबाद के लिए इस आईपीएल में पहला लेग मान लीजिए, सेकंड लेग स्टार्ट हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहला लेग स्टार्ट हुआ तो आपका जो स्टैंड इन कैप्टन थे डेविड वार्नर, उनको ड्रॉप किया गया और उनको कैप्टनसी से हटाया गया मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। और देखा जाए तो वो बिल्कुल पॉइंट तालिका में सबसे नीचे हैं। और अगर हम उनकी टीम कॉम्पोजिशन देखें, जो बॉलिंग लाइनअप उनकी हम देखें, राशिद खान की बात करें, हम भुवनेश्वर कुमार की बात करें, टी नटराजन की बात करें, ये अपने आप में मैच विनर्स हैं सब। इकोनॉमी की बात करें, विकेट्स की बात करें, कुछ भी मुझे लगता है कि इस आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद के लिए अच्छा नहीं हो रहा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो ब्रेक मिला, इस ब्रेक के बीच में उनका थिंक टैंक जो है वो बैठेगा, सोचेगा, प्लानिंग करेगा कि हम हमारी प्रतिभा के हिसाब से जस्टिस कर पाएं और अपनी टीम को कहीं पे भी मिड ऑफ द टेबल लाएं या कोशिश करें किसी तरीके से, जो अभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, कि हम प्लेऑफ्स में जा सकें। ये बहुत बड़े निराशा की बात है कि कोविड ने यहाँ पे दस्तक दे दिया है। बायो बबल के हिसाब से, जैसे कि आप जानते हैं कि वो प्लेयर्स इतने ज़्यादा आइसोलेटेड हैं कि उनके पास कोई भी नहीं आ रहा है। और फिर अगर इस तरह की खबर एक ब्रेक होती है कि टी नटराजन जो हैं वो उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, उसके साथ साथ में विजय शंकर उनके एक ऑलराउंडर हैं, वो क्लोज कांटेक्ट पाए जाने के कारण से उनके एक नेट बॉलर हैं, 4 स्पोर्ट्स स्टाफ हैं, 7 लोगों को उनको आइसोलेट किया गया है। वो टीम से अलग रहेंगे अभी, ऑल्दो उनमें किसी में भी कोई ऐसे सिम्टम नहीं पाए गए, बट क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया। और हम सब लोग जानते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट 100% आपको इंडिकेशन नहीं देता है कि कोई पॉजिटिव है। 70, 71, 72%, 75% प्रोबेबिलिटी पे ये काम करता है कि ये भी हो सकता है कि जो आदमी कोविड पॉजिटिव हुआ वो टेस्ट कराए और उस टेस्ट में नेगेटिव आए, और जो नेगेटिव है वो कराए वो पॉजिटिव आए। तो बट एक अलार्मिंग बेल जरूर है कि हम जहां तक ये बोल रहे थे कि यूएई सुरक्षित है कोविड से, वहां कोई कोविड केस नहीं है, बट आईपीएल के स्टार्ट होते से ही फिर से क्रिकेट के ऊपर संकट के बादल कोविड के रूप में मंडराने लगे। संकट तो है, लेकिन
उससे भी बड़ा संकट कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के सामने है, क्योंकि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ये टीम परेशान दिखाई दे रही है। पल्लव सर, लेकिन इस का असर कितना मनोवैज्ञानिक तौर पर खिलाड़ियों पर पड़ता है? देखिए, जहाँ तक हैदराबाद की बात है तो ज़्यादा ही मनोवैज्ञानिक असर है। टीम एक तो अंक तालिका में सबसे नीचे है, दूसरा फिर अगर उनके मुख्य खिलाड़ी ही इस तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं या वो एक आइसोलेशन में चले जाएं तो पहले ही टीम कॉम्बिनेशन की कमी है और ज़्यादा तकलीफ प्लेयर्स की अनअवेबिलिटी के कारण ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये बात भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम बात करते हैं कल की, जो कल मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब। कार्तिक त्यागी जो इस मैच से पहले साधारण से बॉलर थे, लेकिन 6 गेंदें ऐसी फेंकी कि आज ये सितारा असाधारण सा कहला रहा है। हर जगह चर्चा है कार्तिक की, क्योंकि 1 ओवर में महज 4 रन की आवश्यकता थी, लेकिन इस गेंदबाज ने 2 विकेट, दीपक हुड्डा और उसके साथ साथ निकोलस पूरन को पहले तो आउट किया और महज 1 रन उस ओवर में दिया और 2 रन से ये मैच अपनी टीम के खाते में खींच लिया, छीन लिया। सर क्या कहेंगे? कुछ देखिए, यही आईपीएल की खासियत है और इसी कारण से आईपीएल के इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतने उसको फॉलो करते हैं। और हम बार बार कहते आए हैं कि क्रिकेट जो है 2020 स्पेशली अनिश्चितताओं का खेल है। किसी भी गिवन ओवर में कुछ भी हो सकता है। 30 रन बनेंगे, बैटिंग टीम जीत जाएगी, तो अच्छा स्कोर करेगी, और नहीं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बॉलर 2 विकेट ले ले, 3 विकेट ले ले एक ओवर में, वो मैच जिता सकता है। हम बार बार कहते हैं कि आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने यंगस्टर्स को अपने टैलेंट शोकेस करने के लिए दिया है कि आप आइए स्टेज के ऊपर अपना टैलेंट शो करिए। कार्तिक त्यागी एक हमारा और यंगस्टर है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि चेतन सरकारिया की बात कर रहे थे, हम लोग पृथ्वी शॉ की बात करते हैं, हम जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम रजत पाटीदार की बात करते हैं, और हम जितने भी लोगों को देख रहे हैं कि मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलकर आए हैं पिछले साल और कितना अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो कल कार्तिक त्यागी ने उस समय, जब देखिए इस सिचुएशन में जहां पे आपके पास में 8 विकेट हाथ में हो बल्लेबाजी की टीम में और दोनों बैट्समैन सेट हो, खेल रहे हो, और सिर्फ 4 रन आपको 6 बॉलों पे बनाने हैं, और कोई भी आदमी अगर हमको 100 मैच अगर खिला दिए जाएं और किसी भी बॉलर को सामने लाया जाए और T20 में ऐसे सिनेरियो होंगे तो 99 आप जीतेंगे, एक ही हारेंगे। किसी ने, मुझे लगता नहीं कल रेट किया होगा कि किंग्स पंजाब किंग्स जो है वो टीम इस सिचुएशन में आने के बाद में हार जाएगी। बहुत अच्छा, हम बार बार कहते हैं कि टॉस एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, जिसके फेवर में जाता है उस कैप्टन को एडवांटेज मिलता है। केएल राहुल ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद बैटिंग करवाई। अन्यथा ज्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम पहले बैटिंग करके स्कोर पोस्ट करेंगे, उसके बाद हम चेस करेंगे। करने के बाद जिस तरह से बैटिंग उनकी चल रही थी, उस बैटिंग के हिसाब से मुझे लग रहा था कहीं पे भी 205 210 रन बन सकते थे। पंजाब के बॉलर्स को मैं बधाई दूंगा, और उनका जो परफॉर्मेंस था लास्ट के 4 ओवरों में अगर देखें तो बहुत कम रन उन्होंने दिए और विकेट भी बहुत लिए, और इस कारण से कहीं पे भी एक टोटल जो है 185 बहुत बड़ा टोटल होता है 2020 में। चेज करना 9 रन से ऊपर की एवरेज राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर आपको चेज करना है। हमने कल भी कहा था कि छक्कों की बरसात होगी, चौकों की बरसात होगी, चौकों छक्कों की बहुत बरसात हुई, और लास्ट ओवर तक पहले 185 रन बनने के बाद सब लोग सोच रहे थे कि पंजाब नहीं बना पाएगी, और फिर पंजाब में जब बैटिंग चालू करा 120 रन पे कोई विकेट ना होना और महज 7 बॉलों के अंदर अपने 2 सेट बैट्समैन गंवाना। केएल राहुल आउट हुए पहले 49 रन बना के, 67 रन बना के मयंक अग्रवाल आउट हुए। 2 सेट बैट्समैन का कहीं आउट हो जाना एक साथ। 11.5 ओवर में केएल राहुल आउट हुए थे और 13 ओवर जो हुए थे, स्पेस ऑफ 7 बॉल्स दे लॉस्ट 2 सेट बैट्समैन। और उसके बाद में थोड़ा देखिए, जब भी नया बैट्समैन आते हैं वो थोड़ा रुकते हैं, अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं उस कंडीशन से, सिचुएशन में, और फिर धीरे धीरे वो स्ट्रोक्स खेलने लगते हैं। और इन द एंड मैं तो ये कहूंगा कि एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी कार्तिक त्यागी की, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पंजाब के थिंक टैंक का एक बहुत बड़ा फेलियर था कि आपके पास एक सेट बैट्समैन है मार्कराम के रूप में, जो वहां ऑलरेडी खेल रहा है। जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं वो आने के बाद में कोशिश कर रहे हैं, आपको 4 रन चाहिए सिर्फ 6 बॉलों पे।
वो आने के बाद में उसको हीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चौका छक्का ही मार दें। आपको 4 बॉलों पे 4 सिंगल लेने हैं, जो भी नया बैट्समैन आता है, क्योंकि आपको आने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए, रनिंग के लिए, बॉल को देखने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए 1-2-4 बॉलों की जरूरत होती है। आप इमीडिएटली आते से चौका छक्का नहीं मार सकते। तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह के निर्देश दिए जाने चाहिए थे, दिए गए भी होंगे, जो एग्जीक्यूट नहीं किए गए। कि निकोलस पूरन ने 2 बॉल खराब करी, आउट हुए, हुडा ने 2 बॉल खराब करी, आउट हुए, फैबियन एलन ने 1 बॉल खराब करी। आप 5 बॉल अगर वेस्ट कर देंगे, जहां आपको एक सिंगल लेना है, और सिंगल इजीली अवेलेबल होता है, आपको सिर्फ रोकना है और भागना है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर को हम जब भी नॉन स्ट्राइकर होता है, वो अपना स्टार्ट लेता है बॉलर के साथ साथ ही। स्टार्ट लेने में आप 3-4 कदम तो पहले जा चुके होते हैं, तो आपके लिए वहां पहुंचना बहुत आसान है, वही आपके सेट बैट्समैन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक पंजाब के थिंक टैंक से हुई है, बट क्रेडिट कार्तिक त्यागी अपने बलबूते पर, जहां पे किसी की कोई सोच भी नहीं थी कि उनकी टीम जीत सकती है, उसने अपनी फ्रेंचाइजी को 2 पॉइंट दिलाए। ड्रीम ओवर। और वैसे क्रिकेट फैंस के लिए अब ये सोचने वाली बात है कि भैया मैच में कुछ भी हो जाए, टीवी बंद नहीं करना है, क्योंकि अभी दूसरे फेज के महज 3 मुकाबले हुए हैं। पहले मैच में सीएसके 24 रन पे 4 विकेट थे। हम जैसे सीएसके के फैंस ने तो टीवी बंद कर दी थी कि अब मैच में कुछ नहीं बचा, लेकिन वो टीम जीती। और कल जिसने मैच देखा वो मानकर बैठा था कि पंजाब जैसी बहादुरों की टीम अब लगभग ये मैच जीत चुकी है। लेकिन जिसने टीवी बंद करने के बाद वापस पता किया होगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा शॉक लगा होगा। तो ऐसे झटकों से बचने के लिए जरूरी है कि आखिरी गेंद तक मुकाबलों को जरूर देखें। क्या कहेंगे पल्लव सर? देखिए, जब आप कोई नतीजा दिमाग में बिठा देते हैं ना, तो वो लापरवाही को जन्म देता है, और वो लापरवाही आपके प्रयास करने की ताकत छीन लेती है। और कल यही हुआ। आपने दिमाग में नतीजा बिठा लिया कि हम जीत चुके हैं, 6 बॉल पे 4 रन चाहिए थे। उस लापरवाही ने आपके प्रयास जितनी ज़रूरत थी वो खत्म कर दिए, और वही कारण था कि ये नतीजा सीधे से आपने एक परोसी हुई थाली राजस्थान रॉयल्स को दे दी। क्रिकेट को गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज इसीलिए कहा जाता है कि जो 2 विकेट चाहिए थे वो 2 विकेट गिरे। जो 4 बॉल राजस्थान रॉयल्स को चाहिए थी वो आखिरी ओवर में ही डली, और उसी ने ये नतीजा पलटा दिया। वैसे सर, पंजाब को हम देखते हैं यूएई में जब भी ये टीम खेली है, हमने 2020 के टूर्नामेंट में देखा, टीम मजबूत टीम, मैदान पर अच्छा प्रदर्शन, लेकिन आखिरी की जो सिचुएशन होती है, जिस समय बस जीत ये मान लीजिए कि चंद कदम दूर है, कुछ सेकंड्स का फासला है, और वहां ये टीम मैच छोड़कर आ जाती है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये मेंटल स्टेबिलिटी, परिपक्वता जिसको हम बोलते हैं, उसकी कमी है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखेंगे तो साउथ अफ्रीकन्स को चोकर्स कहा जाता है, कि वो कहीं जाके जाम हो जाते हैं, रुक जाते हैं बड़े मैच में जाकर, फाइनल ओवर्स में जाकर, जहां पे होती है। हाँ, ये आईपीएल में आप देखिए, पिछली बार भी इन्होंने 200+ रन बनाने के बाद में टाई हो गया था मैच। मतलब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, आपने सारी हार्डवर्क कर लिया है, सिर्फ आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है। ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, ना एफर्ट थी। एक जीता जताया मैच कल उन्होंने हार दिया। सर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब को जरूरत है सीएसके से कुछ सीख लेने की, क्योंकि ये टीम भी उसी तरीके की तर्ज पर चलती है, लेकिन मैच में आखिरी समय जब मोमेंटम की जरूरत होती है वो बना कर दे देती है। देखिए, हमेशा आक्रमण ही काम नहीं करता है। आक्रमण के साथ आपको एक सेंसिबिलिटी की भी ज़रूरत है कि आपको आक्रमण भी कितना करना है। आप हमेशा अटैकिंग ही खेलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अटैकिंग क्रिकेट है वो कहीं पर सामने वाली की सेंसिबिलिटी से हारेगा। हालांकि कल के मैच में जो भी गलती थी वो सिर्फ और सिर्फ किंग्स 11 पंजाब की रही कि वो बहुत जल्दी रिलैक्स हो गए। आराम से उन्होंने आखिरी ओवर को तो इतना लाइटली ले लिया कि जैसे वो जीत चुके थे, जबकि उनको जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप 100 मीटर रेस देखें अगर ओलंपिक में, अगर कोई रनर आखिरी में फोटो फिनिश में भी रिलैक्स होता है तो पता चलता है पीछे से आने वाला उसको बीट कर गया। तो जब तक आप मैच ख़त्म नहीं कर देते तब तक आपके रिलैक्स होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और यही गलती कहीं ना कहीं खामी जो है ये भारी पड़ी है पंजाब को, और अब तक भी भारी पड़ती आई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स कार्तिक त्यागी के दम पर, उस 1 ओवर के दम पर अपना अंक तालिका में स्थान बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ी है, जबकि उसका सीधा नुकसान पंजाब को हुआ है कि एक जीती हुई बाजी
हार गए हैं। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि बहुत अहम मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद का। वो ऐसी टीम के सामने है जो इसके फर्स्ट फेज की अंक तालिका की नंबर 1 टीम थी, यानी दिल्ली कैपिटल्स। हालांकि उस समय श्रेयस अय्यर इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आज वो अपने इस मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे। यानी जो सितारे गर्दिश में है फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद के, उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है कि श्रेयस अय्यर उपलब्ध है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ भी हमने कहा कि सनराइजर हैदराबाद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जॉनी बेस्टो ने विड्रॉ किया कि मैं इस लेग में नहीं खेलूंगा। वो उनके सबसे ज्यादा रन गेटर थे फर्स्ट लेग में। क्योंकि अगर आप देखेंगे फर्स्ट लेग में हैदराबाद का कुछ प्रॉब्लम रही तो बैटिंग रही। बैटिंग में वो इतने रन नहीं बनाए कि बॉलर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें, जबकि इतना अच्छा बॉलिंग अटैक होने के बाद में भी, और उनमें से भी कम रन बनाने के बाद में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन आपका नहीं खेल रहा है। एक उसके बाद और फिर सेकेंडली अभी शुरू से जैसे आज पता चला है कि 2 प्लेयर, विजय शंकर उनके एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छी सॉलिड बैटिंग करते हैं, जब बॉलिंग की जरूरत पड़ती है बॉलिंग भी करते हैं, विकेट निकालते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, और टी नटराजन तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं ही हैं वो। और T20 में ही हमने टी नटराजन को अभी पिछले सीजन से ही देखना चालू किया, कि उससे पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने टी नटराजन के बारे में कुछ जाना होगा कि वो इस लेवल के और इतनी अच्छे यॉर्कर्स फेंकते हैं। अनफॉर्चुनेट रहे कि इंजर्ड हो गए, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हुए थे इंडियन टीम में, नहीं खेल पाए, और अब जाके फिर देखिए कहीं ना कहीं बैड लक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वापस आए हैं और अगर अब कोविड पॉजिटिव हो गए। बट एनीवे वो एक अच्छा साइन नहीं है इस गेम के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी, कि साइकोलॉजी जो है, अगर आपको मेंटली अगर आपको कोई चीज डिस्टर्ब करती है, तो क्रिकेट जो है वो दिमाग का गेम है। आप दिमाग से खेलते हैं, आपका जैसा माइंडसेट होगा वैसा ही आप खेलेंगे। आप अगर 2 इनिंग अच्छी खेल गए हैं तो तीसरी इनिंग आप अच्छी खेलेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं अच्छा कनेक्ट कर रहा हूं, मैं अच्छा मार रहा हूं। और वही अगर बॉलर ने पिछले 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग करी है तो आकर इनवेरिएबली वो अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं विकेट लेके आऊं, और आपका उत्साह बड़ा होता है, आप उत्साह के हिसाब से खेलते हैं और वैसे ही चलता है। और जब एक बार आपके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं यार, बायो बबल के बाद में भी कोविड है, तो कहीं ना कहीं जो दोनों टीम है, दोनों टीम में जाकर बहुत सारा फर्क बैठेगा। बट अगर हम इन दोनों टीमों को देखें तो दोनों टीमें ही अंक तालिका के दोनों एंड के ऊपर है। फर्स्ट लेग खत्म होने तक दिल्ली डेयरडेविल्स जो हैं, दिल्ली कैपिटल्स जो हैं वो फर्स्ट प्लेस पे हैं, और वेराज सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट प्लेस के ऊपर हैं। श्रेयस अय्यर के आने के बाद में मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल के लिए और फॉरेन प्लेयर खिलाने के ऑप्शन खुल गए, कि अगर आप देखेंगे स्टीवन स्मिथ का, तो पिछली जो फर्स्ट लेग हुई है उसमें कोई अच्छी बैटिंग वो नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल में रिकी पॉन्टिंग ऐसा जरूर सोचेंगे कि क्यों ना उसको हम बाहर बिठाते हुए और एनरिच नोर्टजे और रबाडा की जोड़ी को लाया जाए, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं साथ में। हमने पिछली बार भी यूएई में देखा था, एनरिच नोर्टजे ने कितनी शानदार बॉलिंग करी थी, कितनी पेस डालते हैं और कितनी एक्यूरेट डालते हैं, और रबाडा अपने आप में मैच विनर हैं। एक और मैच विनर बॉलर अगर आपके पास में आता है तो सनराइजर हैदराबाद की तो और ज्यादा हालत खराब होने वाली। पल्लव सर, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ये एक ऐसे ओपनर रहे हैं जिन्होंने फेज 1 में भी जबरदस्त शुरुआत दी है अपनी टीम को, और यहाँ पर मूंछों को ताव देने वाला शिखर धवन खिलाड़ी चाहेगा कि T20 के वर्ल्ड कप में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ताव से बता दूं कि मैं आखिर क्या हूं। देखिए, अभी तो दिल्ली कैपिटल की जो बैटिंग में डेप्थ है वो अभी आप देखेंगे तो आईपीएल की 8 टीमों में से किसी के पास नहीं है। 8वें और 9वें नंबर पे भी रविचंद्रन अश्विन और रबाडा जैसे बैट्समैन आ जाते हैं, जो कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। रबाडा ने तो नाइट राइडर्स के खिलाफ एक बार 60-70 रन की पारी भी खेल दी थी। तो दिल्ली कैपिटल को बैटिंग के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं, बॉलिंग भी उनकी नपी तुली है, इसीलिए ये सीएसके के साथ बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है। और आज के मैच में भी मुझे नहीं लगता कोई अनहोनी हो जाए, कल जैसी तो बात अलग है, लेकिन आज के मैच में भी पढ़ना बहुत ज्यादा भाई। अगर हम पहले जो भी 3 मैच अभी तक हुए हैं, अगर हम तीनों पे देखें तो तीनों ही जो हैवी फेवरेट्स थी वो तीनों टीम हारी हैं। हाँ। हम वहाँ आरसीबी को रेट कर रहे थे। इशारा है क्या सर दिल्ली कैपिटल? नहीं, देखिए ये क्रिकेट है, इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ बैठ के आकलन करते हैं कि 8वें 9वें नंबर पर बैट्समैन अच्छे हैं अभी भी, बट टीम नहीं बंद करना। बट क्या होता है, वो 9 में से 1 या 2 बैट्समैन चाहिए जो चलने चाहिए। और गिवन डे पे कभी देखिए ऐसा होता है, किसी ने सोचा है आरसीबी 92 पे आउट हो जाएगी,
हम विराट कोहली की कैप्टनसी में और जिस तरह की बैटिंग, डिवास्टेटिंग बैटिंग लाइनअप है, एबी डिविलियर्स की बात करिए, ग्लेन मैक्सवेल की बात करिए, पडिक्कल की बात करिए आप, और मैं तो बोल रहा हूं कि बॉलिंग लाइनअप उनकी देखिए। तो ये क्रिकेट जो है ये गिवन डे के ऊपर किसी दिन कीनिया भी जो है वो इंडिया को हरा सकती है, वो देखा भी हमने। और होता है, देखिए ना कितनी बार हम कितनी बार देखते हैं कि ऐसी टीम जिसको आपने 1% भी चांस नहीं दिया होता कि 1%, 99% दूसरी टीम हैवी फेवरेट है, वो 1% वाली जो वो जीत जाती। यही क्रिकेट की ब्यूटी है, यही हम सबको उसको फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। और आज के मैच में हम एक चीज सभी इंदौर वाले देखना चाहेंगे, वो है दिल्ली कैपिटल्स में प्लेइंग 11 में आवेश खान को। आवेश खान ने लेग वन में भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी और उन्हीं क्षमता के बल पर इंग्लैंड दौरे पर उनका भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ था। इसलिए जाहिर सी बात है हम सभी के साथ तमाम क्रिकेट फैंस की नजरें भी इस गेंदबाज पर टिकी होंगी। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम देखेंगे फर्स्ट लेग में और दिल्ली कैपिटल जहां पर बैठी हुई है उसके उस पोजीशन में होने के में हमारे इंदौर के गेंदबाज आवेश खान का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने वो सब क्रूशियल मोमेंट पे विकेट्स लिए। उनकी लाइन लेंथ अच्छी थी, उन्होंने इकोनॉमी रेट अच्छा रखा, विकेट भी उन्होंने खूब लिए, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी उनका कंट्रोल और डेथ ओवर में जो बॉलिंग। स्पेसिफिकली एक यंगस्टर आता है, जैसे हम ये सारे यंगस्टर हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि एमपी के लिए खेल रहे हैं, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, he was into reserves for England. Unfortunately वहाँ पे एक प्रैक्टिस मैच खेलते समय हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ जिस कारण से नहीं खेल पाए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक ऑफ लक रहता है कि आपको, मुझे लगता है नहीं तो वहाँ खेलने का उनका बिल्कुल चांस था। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह के मोमेंटम में वो थे, कोई बड़ी बात नहीं थी कि टेस्ट मैच में हम उनको खेलते हुए देखते। बट कहीं ना कहीं लक फैक्टर होता है, इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद वापस आए। बट दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो वापस से फिट हैं और आईपीएल खेलने के लिए तैयार। मतलब सर आवेश खान शानदार गेंदबाज, साधारण सी जीवन शैली और साधारण सी एक व्यक्तित्व, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी में जबरदस्त क्षमता है। आप जाहिर तौर पर उनसे संपर्क में रहते होंगे चूंकि आप आईडीसीए में भी सिलेक्टर हैं। क्या उम्मीद आज आप इस खिलाड़ी से करना चाहेंगे, क्योंकि इंदौर के एक खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर ने भी अपने आप को प्रूव करके बता दिया है? नहीं, आवेश खान तो शुरू से प्रूव करते ही आ रहे हैं। अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखें आईपीएल में तो अच्छे नापी-तुली बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर फ्लैट विकेट होता है तो वहाँ पे किसी भी बॉलर को मदद नहीं मिलती है, तब जरूर थोड़े से ऑफ कलर दिखते हैं, लेकिन थोड़ा भी सपोर्ट अगर पेस से उनको मिल गया तो वो डेफिनेटली बहुत घातक हुए गेंदबाज। पल्लव भाई एक चीज़ और, अगर आप पिछले आईपीएल्स में देखेंगे तो उनको उतने मौके भी नहीं मिले हैं। हाँ। अगर आप पिछले आईपीएल ये फर्स्ट लेग में देखेंगे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर मैच में वो खेले हैं। हाँ। और हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया। मेन स्ट्राइक बॉलर की अगर हम बात करें तो ही वाज वन ऑफ द मेन स्ट्राइक बॉलर्स हु टुक सो मेनी विकेट्स विद ए वेरी गुड इकोनॉमी रेट। और सर आज सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जो चुनौती है उससे पार पाने के लिए पूरी जवाबदारी कहीं ना कहीं विलियमसन, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की समस्या से तो ये टीम हम देख रहे हैं कि लगातार परेशान हो रही है। अगर ओपनर बैट्समैन ने रन बनाए हैं तो ही टीम संतुलित दिखाई देती है, वरना ये टीम तो बड़ी कमजोर दिखाई देती है। आज कितनी जवाबदारी होगी इन खिलाड़ियों? डेफिनेटली देखिए, अगर हम केन विलियमसन की बात करेंगे तो वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन हैं। हमने देखा अभी जो इंग्लैंड में टेस्ट मैच हुआ था वो कितने स्टेबल बैट्समैन हैं, कितने अच्छे कैप्टन हैं, कितने अच्छे मूव्स होते हैं, फील्डिंग कितनी अच्छी। ही इज ए वंडरफुल क्रिकेटर टू वॉच। डेविड वार्नर की बात करेंगे, फर्स्ट लेग में फॉर्म में नहीं थे, बहुत खतरनाक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। 2020 में जिस तरह के बल्लेबाज की जरूरत होती है वो उस तरह एक बल्लेबाज है। वो चलेंगे जिस दिन, उस दिन वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। और मनीष पांडे भी बहुत सीनियर हो चुके हैं, कंसिस्टेंट भी हैं। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट लेग की अगर हम आईपीएल की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद की बैटिंग कुछ अच्छी नहीं चली। जॉनी वेस्टो अच्छा खेल रहे थे, वो नहीं खेले हैं। उनकी जगह के ऊपर रदरफोर्ड हैं जिनको इन्होंने लिया है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी अच्छा कर आ रहे हैं, 350 मारे थे उन्होंने। बट ये देखना ही पड़ेगा कि क्या उनको आज प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं मिलती है। बट मैं तो एक चीज कहूंगा कि जब when the chips are down, that is the time to show what metal you guys are made up of। और अगर हम राशिद की बात करें, हम भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर को भी अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, दिखाना है। और ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं।
मैं रेट करूंगा कि, और मैंने बहुत बार पिछली बार भी कहा कि मेरे हिसाब से ही शुड हैव बीन द पिक फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो हमारी टीम खेलने के लिए गई थी, अगर हम स्विंग बॉलर आज की डेट में देखेंगे, हमारे स्क्वाड में जितने फास्ट बॉलर हैं उनमें से मुझे लगता है द बेस्ट स्विंग बॉलर और बेस्ट कंट्रोल किसी के पास में है तो भुवनेश्वर कुमार है। तो मेरी पर्सनल ऐसी राय है कि उसको इंग्लैंड में कंडीशन सूट करती है और उसको पिक किया जाना चाहिए था। वो ऑलवेज, अभी भी अगर आप देखेंगे जब T20 होगा, ही शुड बी वन ऑफ आवर लीड स्ट्राइकिंग बॉलर। और आज मुझे लगता है, और देखिए हम कितनी भी बात करें कि पहले क्या हुआ है, वो हिस्ट्री है। आज का मैच इंपॉर्टेंट है। आज के मैच में हम बोलेंगे तो टी नटराजन की बात करिए या विजय शंकर, अगर 2 नहीं खेल रहे हैं तो भी आपके पास 9 प्लेयर और हैं, और इसमें सिर्फ आपको 2 या 3 प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले चाहिए, बाकी तो आपको मेकशिफ्ट में टीम को बाकी में साथ देना है। सर, मोहम्मद नबी, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, इनमें से जो भी प्लेइंग 11 में आता है, इन्हें मौके काफी मिले। खासतौर पर अब्दुल समद की हम बात करें, किया भी है, लेकिन वो पारी बड़ी छोटी रही है। इन लोगों के ऊपर अपनी टीम को पॉइंट्स टेबल में बनाए रखने के लिए कितना ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा? देखिए, हैदराबाद अभी बहुत लिमिटेड टैलेंट की टीम हो गई है। अगर आप बैटिंग देखें तो रिद्धिमान शाह, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, साथ में मनीष पांडे, ये 4 बैट्समैन। बॉलर्स में अगर आप देखें भुवनेश्वर कुमार और रशीद खान, इन 6 प्लेयरों पे पूरा टीम का दारोमदार हो जाता है। बाद में आप अगर अब्दुल समद या मोहम्मद नबी या इनकी बात करें तो ये 5 प्लेयरों को इनको ढकना पड़ता है पूरी तरीके से। हैदराबाद इसीलिए आज अंक तालिका में सबसे नीचे है, क्योंकि इनके पास दूसरे 5 प्लेयर जो एक बैकअप होता है, जो पर्टिकुलर लोकल टैलेंट का है, वो नहीं है। अब या तो ये आज मुजीबुर रहमान को खिलाएं, अगर वो खिलाते हैं तो इन्हें जेसन होल्डर को बाहर करना पड़ेगा। जेसन होल्डर बाहर होते हैं तो इनके पास मिडिल ऑर्डर पहले से ही वीक है, इनको अपना मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। विजय शंकर भी नहीं है। 2 या 3 सालों में हैदराबाद की टीम जो अब अपने स्थापित प्लेयर उनके जो बाहर हो रहे थे तो उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई है। उसका कारण है कि इनके पास आज 5 या 6 ही अच्छे प्लेयर हैं। अब ये कितना अपनी टीम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, या तो 6 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलें तब कोई बात बनेगी, क्योंकि इनको 5 प्लेयरों को पूरी तरह से ढक करके चलना है। लेकिन सर, फिर ये समस्या तो आने वाले मैचेस में भी रहेगी है, ऑलरेडी पहले लेग से ही है, इसीलिए ये बॉटम पे। ये एक ही मैच जीते हैं अभी तक, 7 में से एक ही 8 मैचों में से ये एक ही मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं। रीजन यही है कि इनके पास जो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए या फिर इन 2 बॉलरों को सपोर्ट करने वाले 3 बॉलर चाहिए, वो नहीं है। सर, अब जाते जाते फेवरेट टीम वैसे तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी आप बता देते। आज एक और हम ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड की तरफ और बढ़ रहे हैं कि रविचंद्र अश्विन अगर 1 विकेट ले लेते हैं और आज, तो वो T20 में 250 विकेट लेने वाले तीसरे हिंदुस्तानी बॉलर होंगे। इनसे पहले पीयूष चावला और अमित मिश्रा ये रिकॉर्ड अचीव कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अनदर माइलस्टोन फॉर आर अश्विन, और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैं तो ऑलराउंडर बोलूंगा उनको, क्योंकि उनकी बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग में तो अनडाउटेडली उनको कोई भी टीम पिक करना चाहेगी। हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि टॉस और वहां जाकर खेलना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉस, फ्लिप ऑफ ए कॉइन इज स्ट्रोक ऑफ लक, और जो कप्तान जीता, मैं फिर आज बोल रहा हूं, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उस विकेट को रीड करके उसमें से बेस्ट यूज करने का, कि उसको पहले बॉलिंग करनी है या पहले बैटिंग करनी है, क्या अच्छा लग रहा है, ड्यू फैक्टर होगा कि नहीं होगा। देखिए, ड्यू फैक्टर आने के बाद में जो सेकंड टाइम आप बॉलिंग करते हो तो बॉल इतना गीला होता है जिसको होल्ड भी नहीं कर सकते हैं। वहां आप कितनी भी अच्छी टीम लिए, कितने भी अच्छे बॉलर लिए, अगर वो प्रॉपर होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या बॉल करेगा, आप बताइए उसमें। और स्पिनर्स के लिए और टफ हो जाता है कि स्पिनर होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, गीली बॉल होती है, स्पिन भी नहीं होता है, आप कंट्रोल भी नहीं कर पाते। स्पिन इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड स्पिन। फिर भी अगर हम आज ये आकलन करें कि दोनों टीम में से कॉम्पोजिशन की बात करें, टीम कॉम्पोजिशन की, तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो हैवी फेवरेट्स हैं इस मैच के लिए। बट फिर भी 2020 जो है, हमने कल भी देखा कि किस तरह से जिसको 0.01% भी चांस नहीं, वो टीम भी उस समय लास्ट ओवर में जीत गई। बट क्रिकेट, मैं ये बोलूंगा कि जिस तरह से 3 मैच पहले हुए हैं, हमें ये मैच भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ मिलेगा। बट एंड रिजल्ट अगर हम पेपरों पे एवेल्युएट करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीतना चाहिए। सर, आपकी फेवरेट टीम? अभी तो दिल्ली कैपिटल्स है। देखिए, टॉप की टीम का मुकाबला बॉटम की टीम से,
तो इसमें फेवरेट की गुंजाइश नहीं रहती। मतलब यहाँ पर सर मुकाबले में अब मैं अकेला रह गया हूँ, क्योंकि अभी जो सेकंड लेग हुआ है इसमें अभी तक तो हमने देखा कंपटीशन अच्छी चली, लेकिन आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद मेरे खाते में आ गई है। तो कुल मिलाकर देखना खास होगा कि सबसे मजबूत टीम फिलहाल अंक तालिका की सबसे कमजोर टीम के सामने होगी, यानी दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि जीत का सिलसिला कायम रहे, तो दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के सामने चुनौती होगी कि हार के सिलसिले को तोड़ें। तो आखिर देखना खास होगा कि कौन किसे पटकनी दे पाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन विश्वसनीय खबरों के लिए आप डिजियाना न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।